नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एसएससी जीडी 2026 की सभी जो 60 शिफ्ट है उनका मैथ्स का जो सोल्यूशन है वो मैं आपको कराने वाला हूं। आज जो शिफ्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है 27 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट। इसके जो मैथ्स सेक्शन है इसका कंप्लीट और एडवांस अप्रोच के साथ मैं आपको सोल्यूशन कराने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि सेक्शनल जो टाइम है वो एसएससी ने इंट्रोड्यूस कर दी है, तो कम से कम टाइम में आप कैसे मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो ये अप्रोच भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो ये जो जितनी भी क्लासेस आपकी आने वाली है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि टेलीग्राम को बैन कर दिया, तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। बाकी अगर आप एसएससी या किसी भी अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे टाइपिंग आपका आता है, तो हमने आपके लिए एडवांस टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है और यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर जो पैसेज है वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपका जो रिजल्ट है उसका डिटेल्ड यहाँ पे एनालिसिस आप देख पाओगे। उसके अलावा ऑल इंडिया लाइव मॉक भी फ्री आपके लिए होते रहते हैं, तो एक बार वेबसाइट पे जरूर विजिट करिएगा। वेबसाइट का नाम है mytestrrank.com। तो आपको जो वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो सिंपल है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 72 दूनी कितना हुआ आपका 144, और यहाँ पे माइनस का 19, और यहाँ पे 61 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 11 में से 8 गया तो कितना बचा आपका 3, और 5 से 2 गया तो कितना बचा आपका 5 से 2 गया तो कितना बचा 3, और प्लस का आपका 35 हो गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा 68 हो गया, और 144 में से आपका 19 जाएगा तो कितना बचेगा 14 में से 9 गया आपका, तो 9 5 14 यानी कि 5, और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, 125 प्लस 168, 8 5 13, 6 2 8 और 1 9 और 1 यानी कि 193 आएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस गुणा करना और जोड़ना है। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना। देखो 76 से आपका 33 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 43, प्लस 28 का 2, तो का मतलब होता है गुणा, तो 28 गुना कितना हुआ आपका 56, प्लस यहाँ पे 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12, माइनस 22 प्लस 19, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका माइनस का 10 और प्लस 19, यानी कि यहाँ पे टोटल कितना बचा 9, और 56 9 कितना हुआ 65, 65 और 43 कितना हो जाएगा आपका 108, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सेम बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देख रहे हैं कि सेम क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। जैसे 78 में से आपका 33 जाएगा तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे 45, 45 प्लस 29 51 कितना हुआ 29, 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 11, प्लस 17 दूनी कितना हुआ 34, और माइनस का 19। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका 34 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 14 में से 9 गया तो कितना बचा 5, और यहाँ पे 1 15 और 11 ये कितना हुआ आपका 26, 26 और 29 आपका कितना हुआ 9 6 15, 9 6 15 यानी कि ये कितना हो गया आपका 55 प्लस 45, 55 प्लस 45 ये आपका कितना हो जाएगा 100, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे कितना होगा 9 6 15 यानी कि 55, 55 और 45 कितना हो जाएगा आपका 100, तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 96 में से 42 गया तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे 54, प्लस 33 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 11, प्लस 21 दूना कितना हुआ आपका 42, प्लस 18 में से 4 गया तो 14 गया तो कितना बचा आपका 4, तो 42 4 कितना हुआ 46, और 54 और 11 कितना हुआ आपका 65, इसे जोड़ लो भाई कितना हुआ 6 5 11 और 6 4 10 और कितना हुआ 11, यानी कि 111 आएगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण जो है वो 60 डिग्री है, इसके आसन्न कोण का माप आपको बताना। तो आपको पता होगा कि आसन्न जो कोण है उनका सम 180 डिग्री होता है, तो अगर एक कोण 60 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, मौखिक कर सकते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है ए और बी का जो एलसीएम है वो 15 है, सी और डी का जो एलसीएम है वो 25 है, ए बी और सी डी का एलसीएम क्या होगा, यानी कि इसका 15 और 25 इसका एलसीएम आपको निकालना है। तो 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा, आप कोई भी संख्या एक मान लो कि इसका एलसीएम होगी, हमने मान लिया
कि 15 इसका एलसीएम है। अब 15 तो पूरा पूरा 15 से कट जाएगा, जब 25 के पास गए तो 25 कितना होता है 5 इंटू 5, तो 5 तो है यहाँ पे, 5 की कमी है तो 5 से और गुना कर देंगे तो 15 25 कितना हो जाएगा 75, यानी कि इनका ओवरऑल जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 75 होगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेम पैटर्न पे अगला क्वेश्चन, ए और बी का जो एलसीएम है वो 30 है, सी जो है वो 18 है, तो सभी का एलसीएम क्या होगा, यानी कि 30 और 18 का आपको एलसीएम बताना है। तुमने मान लिया 30 हो गया इसका एलसीएम, तो 30 तो 30 से कट गया। अब 18 कितना होता है 6 इंटू 3 होता है, 6 तो पूरा पूरा 3 से कटता है, 30 से कटता है, 3 नहीं कटता, तो 3 से एक बार और गुणा कर देंगे, तो ओवरऑल इसका एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा 90। तो ये वो 90 संख्या होगी जो इसको भी काट देगी और इसको भी काट देगी। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सेम पैटर्न पे दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 150 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए एलसीएम की प्रॉपर्टी की, एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ इंटू ए इंटू बी होता है, यानी कि जो अगर हमें संख्याएं अगर निकालनी हो तो वो क्या होंगी, एक अगर मान लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल अगर एलसीएम है, तो अगर संख्या निकालनी तो क्या होगा ए इंटू एचसीएफ, अगर एचसीएफ के अलावा एक फैक्टर ए है तो पहली संख्या ये हो जाएगी और दूसरी संख्या बी इंटू एचसीएफ हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि एलसीएम जो भी है वो किससे मिलके बना है, एचसीएफ और इंटू जो संख्याओं के एचसीएफ के अलावा जो फैक्टर है उनसे। इसका मतलब है एचसीएम कहीं ना कहीं एलसीएम से पूरी तरीके से जो है वो विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या है जो 150 को पूरी तरीके से काटती है, तो केवल 15 ऐसा नंबर है जो 150 को पूरी तरीके से काटता है, बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, एक वस्तु 81 रुपए की हानि पर बेची जाती है, हानि का प्रतिशत जो है वो 18% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो अगर 18% की हानि पर कोई चीज बेची जाती है, इसका मतलब है विक्रय मूल्य कितना होगा 82% होगा, क्योंकि अगर 100% की चीज को 18% के नुकसान पे बेचोगे तो इसका मतलब 82% में बेचा, तो ये 82% की वैल्यू आपको बतानी, क्योंकि विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 18% की हानि होती है परसेंट में और वैल्यू में कितनी होती है 81 रुपए की, यानी कि 18% की जो वैल्यू है वो 81 के बराबर है, तो 9 दूनी 18 और यहाँ पे 9 नमा 81, तो 2% की वैल्यू अगर 9 है तो 82% बनाने के लिए 41 से गुणा करना पड़ेगा, तो 41 से दोनों तरफ गुणा कर दो भाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 1 9 और 9 चौक 36, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा आपका 369 रुपए। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे आपको सीपी निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि सीपी निकालेंगे, डायरेक्ट जो पूछा है वो निकालो आप। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 40% बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यदि दोनों संख्याओं का योगफल 750 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखो भाई, छोटी संख्या का 40% बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो यहां से साफ साफ नजर में आ रहा है कि भाई जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की क्या है, दुगनी है, यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में अनुपात कितना है 2:1 है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया, तुमने मान लिया कि भाई जो बड़ी संख्या है वो ए है और जो छोटी संख्या है वो बी है, तो बड़ी संख्या का 20% जो है वो छोटी संख्या के 40% के बराबर है भाई। तो यहां से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, तो ए और बी का ए बटे बी की वैल्यू अगर निकालें तो कितना आ जाएगा आपका 2:1। तो वही चीज हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी, और ये बात आपको डायरेक्ट समझ में आ भी रही होगी कि अगर छोटी संख्या का 40% बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो इसका मतलब है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की दुगनी है, यानी कि इन दोनों का सम कितना है 3 रेशियो। क्वेश्चन में कितना दिया है 750, तो 3 रेशियो की वैल्यू 750 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3 दूना 6 और 3 15, एक रेशियो की वैल्यू 250, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, नहीं कि 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 250 दूना 500 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 40% और 22% बढ़ाए जाते हैं, यदि नई हानि प्रतिशत 15% है तो बाई का मान क्या होगा। हो सकता है कि पहली बार में क्वेश्चन आपको ना समझ में आए। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है, यानी कि कोई चीज 100 की है तो उसे 25% की अगर हानि पे बेचता है, तो इसका मतलब है कि 100 की चीज को 75 का बेचता है। ये बात क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि होती है,
क्रय मूल्य बढ़ता है 40%, तो 40% अगर बढ़ गया इसका मतलब नया जो सीपी है वो कितना हो गया, 100 से 140 हो गया। और विक्रय मूल्य 22% बढ़ता है और इस 22 की वैल्यू बतानी है, और ओवरऑल जो हानि होती है वो 15% होती है। तो 140 की चीज को पे अगर 15% की हानि होती है, इसका मतलब है 140 की चीज कितने की बिकती है, 15% की हानि का मतलब 85% में बिकती है। तो इसका 85% कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे 17 बार जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7 बार जाएगा, तो 17 सत्ते कितना हुआ, 119, यानी कि 140 की चीज कितने की बिक रही है, 119 की। तो यही पूछ रहा है कि जो विक्रय मूल्य वो कितना बढ़ा, तो 75 से विक्रय मूल्य कितना हो गया नया वाला, 119। तो कितने की भाई वृद्धि हो रही है यहाँ पे, 25 और 19, 44 की वृद्धि हुई 75 में। तो 100 में कितने की होगी, तो 25 चक्कू 100, 25 तिया 75, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 और 1 17, 3 से काटेंगे तो 3 15, 3 24, यानी कि 58.67 आएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन में जो कह रहा है वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी अगर नहीं आया तो आप वीडियो है तो दोबारा रिकैप करके आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, एस अकेला एक कार्य का 3/4 भाग जो है वो 18 दिन में पूरा कर सकता है। आर एस से 3 गुना कार्य कुशल है, आर अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो एस जो है वो कार्य का 3/4 18 दिन में करता है, तो 3 18 6 चौक 24, यानी कि एस पूरा जो वर्क है वो कितने समय में करेगा, 24 दिन में करेगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर और एस की कैपेसिटी का अनुपात दिया है। आर एस से 3 गुना कार्य कुशल है, इसका मतलब है एस अगर 1 लड्डू बनाता है तो आर कितने बनाता है, 3 बनाता है। अब यहाँ पे देखो एस अगर 1 दिन में 1 लड्डू बनाता है और पूरे कार्य को 24 दिन में करता है, इसका मतलब है टोटल वर्क कितना हो गया आपका, 24 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि इस 24 कार्य को आर को करने में कितना समय लगेगा, तो 24 लड्डू बनाने में आर को कितना समय लगेगा, 3/8 यानी कि 8 दिन लगेंगे। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, एम और आर मिलकर एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, आर और पी उस कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, पी और एम मिलकर उस कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए 4 दिन में कार्य का कितना भाग जो है वो पूरा हो जाएगा। तो भाई सिंपल है, एम और आर जो है वो कार्य को कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। उसके अलावा आर और पी मिलकर कार्य को कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं। उसके अलावा आपका पी और एम मिलकर कार्य को कितने दिन में करते हैं, आपका 36 दिन में करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो गया आपका, 72। तो 18 चौक 72 हुआ, 24 तिया 72 हुआ, 36 दूनी 72 हुआ। अब देखो जब इनको जोड़ोगे तो हर एक टर्म 2 बार है, यानी कि कितना आएगा, 2m प्लस p प्लस r आएगा, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। और यहाँ पे लड्डू कितने बनेंगे, 4 3 7 2 9। इसका मतलब है अकेले अगर तीनों लोग काम करें तो एक दिन में कितने लड्डू बनेंगे, 4.5। तो 4 दिन में कितने बनेंगे, 18 लड्डू बनेंगे। तो ये जो 18 है वो टोटल वर्क का कितना है, तो 18 चौक 72, यानी कितना कार्य हो जाएगा, 1/4 कार्य है वो 4 दिन में हो जाएगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। अगर ये पूछता कितना कार्य शेष रहेगा, तो 3/4 जो कार्य है वो आपका शेष रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि एक नाव की धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति जो है वो 42 किलोमीटर पर आवर है और 36 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। हमेशा याद रखो कि अगर धारा के अनुकूल और धारा के विपरीत चाल आपको पता है तो नाव की जो चाल होगी वो क्या होगी, इन दोनों का सम बाई 2, यानी कितना आ जाएगा आपका 42 प्लस 36/2। तो कितना आ जाएगा आपका 6 2 8 और 4 3 7, 78 का आधा कितना हुआ आपका 39, यानी कि जो नाव की चाल होगी वो कितनी होगी, 39 होगी। यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, शांत जल में एक नाव की जो गति है वो 23 किलोमीटर पर आवर है। तो नाव की चाल, इसका मतलब नाव की चाल क्या होती है, x, वो कितनी है 23। उसके अलावा क्या कह रहा है, यदि नाव की धारा के प्रतिकूल गति जो है वो 17 है, तो प्रतिकूल चाल क्या होती है, x माइनस वाई, वो कितनी दी है 17। अब खुद बताओ, प्रतिकूल चाल अगर नाव की चाल 23 है और प्रतिकूल चाल जो है वो 17 है, इसका मतलब है आप देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 6। इसका मतलब बाई की जो वैल्यू है वो 6 हो गई। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर 23 यहाँ पे रखोगे तो 23 माइनस 17, यानी कि बाई की जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगी। तो धारा की चाल कितनी आ गई, 6। उसके अलावा क्या पूछ रहा है, तो धारा की गति क्या होगी, तो धारा की गति कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया, बाकी डायरेक्ट भी समझ सकते थे कि भाई नाव की चाल इतनी है और प्रतिकूल चाल 17 है, तो नाव की चाल कितनी, धारा की जो चाल होगी वो क्या होगी, इनका डिफरेंस होगी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, एक नाव की धारा के अनुकूल गति जो है वो 35 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे तुरंत समझ में आ गया अनुकूल चाल आपकी क्या होती है, दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो कि अनुकूल चाल x प्लस वाई होती है और वो 35 दी है। और नाव की चाल, धारा की जो चाल यानी कि y की वैल्यू अगर 5 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो हमें नाव की चाल पता चल गई, धारा की चाल पता चल गई। अब क्या कह रहा है, नाव द्वारा 350 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 150 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तय करने में कितना समय लगेगा। तो 350 किलोमीटर जाना है धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल चाल क्या होगी, 35 की चाल से जाएगा। और 150 धारा के प्रतिकूल जाना है, तो प्रतिकूल में चाल क्या होगी, माइनस होगी। तो 30 माइनस 5 यानी कि 25 की चाल से जाएगा। तो यहाँ पे 10 बार जाएगा और 25 छक्का कितना हुआ, 150, यानी कि टोटल जो टाइम लगेगा वो 16 घंटे लगेगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन। अगर आपको इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो अगर नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्द नहीं कर पाओगे। क्या दिया हुआ है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए है, इसे 40% के लाभ पर बेचा जाता है, 30% की छूट दी जाती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो डिस्काउंट कितना है भाई, डिस्काउंट है 30% का और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40% का हो रहा है। तो हमेशा याद रखो कि अगर किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट की रेट ऑफ परसेंट दिए और प्रॉफिट या लॉस की रेट ऑफ परसेंट दिए तो वहां पे आप रेशियो निकाल सकते हो सीपी और एमआरपी का। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो कंप्लीट डिस्काउंट मैंने अपने चैनल पे पढ़ा रखा है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो सीपी और एमआरपी का रेशियो आप निकाल सकते हैं अगर डिस्काउंट और प्रॉफिट है या लॉस का आपको परसेंट में वैल्यू दिया है। कैसे निकालते हैं, जो डिस्काउंट है वो सीपी पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो 30 का डिस्काउंट तो सीपी कितना होगा 70, और प्रॉफिट या लॉस किस पे ट्रांसफर होगा, एमआरपी पे। तो एमआरपी कितना हो जाएगा 140, यानी कि इसका अनुपात कितना होगा 1:2, यानी कि सीपी अगर 1 है तो एमआरपी कितना होगा 2 होगा। अब सीपी जो है वो 10,000 है तो जाहिर सी बात है एमआरपी कितना होगा, इसका डबल यानी कि 20,000 होगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मौखिक है, अगर आपकी अप्रोच अच्छी है, अगर मतलब आपने क्वेश्चन किए तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका अंकित मूल्य सबसे अधिक होगा। आपको पता है कि अंकित मूल्य कब आता है, अंकित मूल्य जो है, जो एसपी है, यहाँ पे एसपी दिया और डिस्काउंट दिया है। आपको पता है एसपी कब आता है, जब हम एमआरपी पे डिस्काउंट देते हैं। तो यहाँ पे 10% का डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू 4,000 आ रही है। उसके अलावा 25% का डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू 5,000 आ रही है। 45% का डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू 6,000 आ रही है। और यहाँ पे केवल 20% का डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू जो है वो 6250 आ रही है। इसका मतलब जो सबसे बड़ा एमआरपी आएगा वो यहीं से आएगा, क्योंकि यहाँ पे एमआरपी पे अगर 20% का डिस्काउंट दिया था, यानी कि एमआरपी के 80% की जो वैल्यू है वो 6250 है। तो 100% की वैल्यू इससे कहीं ज्यादा होगी और जितने ऑप्शन है उनमें सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब है डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, 20% और 30% की दो क्रमागत छूट के बाद एक वस्तु 4480 रुपए में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, तो एमआरपी पे क्या हुआ है, पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया तो वैल्यू कितनी हो गई, बची 80/100, 80%। फिर 30% का डिस्काउंट दिया गया यानी कि 70/100 और फाइनल जो प्राइस है वो कितना है 4480। तो बेल यहाँ पे सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 7 से काटेंगे, 7 छंग 42 और 7 चौक 28, 8 अट्ठे 64, यानी कि आपका कितना जाएगा, एक जीरो बचा। तो एमआरपी जो है वो कितना जाएगा आपका 8,000। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि 1.8 मीटर लंबा एक लड़का 1.2 मीटर की छाया डालता है, उसी समय एक इमारत 8 मीटर लंबी छाया डालती है, तो इमारत की ऊंचाई क्या होगी। देखो यहाँ पे एक्चुअल जो लंबाई है और जो इमेज है उसका अनुपात कितना है। एक्चुअल लंबाई अगर 1.8 है तो छाया कितनी बनती है 1.2 की, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 6 3 18, 6 दूनी 12, यानी कि इसका जो अनुपात है, एक्चुअल जो लंबाई और छाया का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो यहाँ पे दिया हुआ है छाया जो है वो 8 बनती है, यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू 8 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। तो एक्चुअल जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 3 × 4 यानी कि 12। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस क्लास को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।